हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों जो आज के सारे क्वेश्चंस है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और दोस्तों जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। उसके बाद में आप लोग अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो दोस्तों आप मुझे मेल कर सकते हो कैप्टन एग्रो। कहां पर? कैप्टन एग्रो YT@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। आप मुझे मेल अपनी लैंग्वेज में कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपको मेल करना है वैसे आप मुझे मेल कर दो, मैं उस मेल का जवाब आपको जरूर दूंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में होंगे और बहुत से कमेंट बॉक्स में डालते हैं और बहुत से कहीं पे मुझे फेसबुक पे मैसेज करते हैं, तो दोस्तों मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझे कैप्टन एग्रो पे मेल करोगे तो मैं वहां पर आपके क्वेश्चनों का आंसर जरूर दूंगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह। सूत्रकृमि दोस्तों, सूत्रकृमि को इंग्लिश में बोला जाता है नेमेटोड्स। क्या बोला जाता है? नेमेटोड्स। और यहां पर पूछा क्या जा रहा है? फादर ऑफ नेमेटोलॉजी। अब नेमेटोलॉजी क्या होता है दोस्तों? जो नेमेटोड्स होता है इसकी स्टडी करने को बोलते हैं नेमेटोलॉजी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कौन है। अब सूत्रकृमि क्या होते हैं? सूत्रकृमि दोस्तों जमीन में रहने वाले दागी नुमा संरचना के कुछ इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं। सूत्रकृमि जो जमीन में रहते हैं, आप उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते और फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कौन है। ऑप्शन है बार्बर, एच.सी. बास्टियन, सेसादरी, नन ऑफ दीज। अब यहां पर पूछा क्या जा रहा है? विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह फादर ऑफ नेमेटोलॉजी, तो दोस्तों वो है एच.सी. बास्टियन। कौन है दोस्तों? एच.सी. बास्टियन। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार में सबसे पहला खोजा गया सूत्रकृमि कौन था, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है एग्यूना ट्रिटिसाई। क्या नाम है दोस्तों? एग्यूना ट्रिटिसाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने खोजा था इसको, तो दोस्तों इसको किसने खोजा था? जेटी निधन। जेटी निधन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहला विश्व का जो सूत्रकृमि था उसको खोजा है एग्यूना ट्रिटिसाई। और कब खोजा था? 1743 में। 1743 में खोजा था। अब क्वेश्चन यहां से इस टाइप से बन सकता है कि भारत में सबसे पहला खोजा गया सूत्रकृमि, तो दोस्तों भारत में सबसे पहले खोजा गया सूत्रकृमि था कौन? मूलगांठ। मूलगांठ मेलिडियोगाइनी स्पीसीज। मेलिडियोगाइनी स्पीसीज। इसको किसने खोजा था दोस्तों? बार्बर जो नामक वैज्ञानिक है, बार्बर, इन्होंने खोजा था। बार्बर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था 1901 में। अब बात हो गई फादर ऑफ नेमेटोलॉजी इन वर्ल्ड कौन? एच.सी. बास्टियन। अब बात करें फादर ऑफ नेमेटोलॉजी इंडिया में कि भारत में फादर ऑफ नेमेटोलॉजी कौन है, तो दोस्तों वो है सेसादरी। कौन है? सेसादरी। और बात करें संसार में तो एच.सी. बास्टियन। सबसे पहले खोजा गया विश्व का जो सूत्रकृमि है कौन है? एग्यूना ट्रिटिसाई। जेटी निधन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा है 1743 में। बात करें भारत में सबसे पहले खोजा गया सूत्रकृमि तो कौन था? मूलगांठ था। बार्बर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में खोजा था मेलिडियोगाइनी स्पीसीज का। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में 2016-17 में मसालों का उत्पादन हुआ। दोस्तों भारत में 2016-17 में मसालों का उत्पादन कितना हुआ? 2.5 मिलियन टन, 5.2 मिलियन टन, 8.2 मिलियन टन, 10.5 मिलियन टन। तो दोस्तों 2016-17 में मसालों का उत्पादन हुआ है 8.2 मिलियन टन। बात करें राजस्थान की, कहां की बात करें? राजस्थान की। राजस्थान में 1.54 मिलियन टन मसालों का उत्पादन हुआ है 2016 और 17 में। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में 2016-17 में कपास का उत्पादन। दोस्तों भारत में 2016-17 में कपास का उत्पादन कितना हुआ है? 23.1 मिलियन गांठे। दोस्तों मिलियन गांठों में गिना जाता है इसको। 33.9 मिलियन गांठे, 35.9 मिलियन गांठे, 40 मिलियन गांठे। तो दोस्तों 2016-17 में कपास का जो उत्पादन हुआ है 33.9 मिलियन गांठे हुआ है। अब गांठे क्या है? गांठे कुछ भी नहीं है, जो कपास की एक गांठ होती है। कपास की एक गांठ, इसका वजन होता है
170 केजी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है, कितना होता है 170 केजी। यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जूट है पटसन, इसकी एक गांठ का वजन कितना होता है, जूट की एक गांठ का। तो दोस्तों जूट का वजन ज्यादा होता है, एक गांठ का कितना होता है 180 केजी। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कपास की एक गांठ का वजन होता है 170 केजी और जूट की एक गांठ का वजन होता है 180 केजी। यहां पर क्वेश्चन था 2016-17 में कपास का उत्पादन 33.9 मिलियन गांठें। क्वेश्चन नंबर 4, 2018-19 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य और राइजा सेटाइवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया, 1750 रुपए क्विंटल, 1770 रुपए क्विंटल, 1700 रुपए क्विंटल, ए एंड बी बोथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी बोथ। क्यों, यहां पे ध्यान दो, 1750 रुपए क्विंटल में जो सरकार किसको खरीदती है, धान को। तो दोस्तों ये सामान्य धान है। कौन सा धान है, सामान्य धान। लेकिन दोस्तों धान में क्या है, क्वालिटी होती है। जो सबसे नंबर 1 क्वालिटी वाला होता है, ए ग्रेड वाला, उसको 1770 रुपए क्विंटल में खरीदा है, ए ग्रेड। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही भाव है अलग अलग, सामान्य धान का और 1770 रुपए ए ग्रेड वाले धान का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी बोथ। अगर यहां पर पूछा जाए कि सामान्य धान को 2018-19 में समर्थन मूल्य कितना था, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 1750 और ए ग्रेड वाले के लिए 1770। यहां पर दोनों ही मेंशन नहीं है, डायरेक्ट पूछा गया है 2018-19 में धान का समर्थन मूल्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी दोनों, बोथ, डी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों वर्टिकल मतलब है इस टाइप से वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों वायुमंडल को VTG के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। कैसे, देखो सबसे पहला है सौभ मंडल। कितना है दोस्तों, सौभ मंडल। अगला कौन सा आता है, समताप मंडल, समताप मंडल। अगला कौन सा आता है दोस्तों, मध्य मंडल। याद कर लो, पूछ लिया जाए कहीं पर, मध्य मंडल। अगला कौन सा आता है, तापीय मंडल, तापीय मंडल। यहां से कुछ और क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो आइए उनको देखते हैं। थोड़ा सा इनको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। तो दोस्तों जो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसके आधार पर वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, सबसे पहला आता है सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। यहां से क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि जो सौभ मंडल है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों बात करें सौभ मंडल की समुद्र तल, ये है आपका समुद्र तल और ये है ये वाली परत, इसके बीच की दूरी कितनी है या फिर ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8.8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, समुद्र तल से औसत ऊंचाई। समताप मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 18 से 50 किलोमीटर। और दोस्तों जो सौभ मंडल है, इससे एक और प्रश्न बनता है कि जो सौभ मंडल है, इसमें दोस्तों जितनी भी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, ओलावृष्टि होना, बरसात आना, ये सारी की सारी घटनाएं किसमें होती है दोस्तों, सौभ मंडल में। कई बार पूछ लिया जाता है कि मौसम संबंधित जितनी घटनाएं हैं कौन से मंडल में होती है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सौभ मंडल। अगला आता है अपने पास समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 18 से 50 किलोमीटर। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसकी नीचे वाली जो परत है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत। इसका फॉर्मूला होता है O3। अब ओजोन परत क्या करती है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी, इनको धरती पे आने से रोकती है, क्योंकि दोस्तों ये काफी ज्यादा हानिकारक है। तो ओजोन परत इनको रोकती है। ओजोन का सूत्र पूछ लिया जाता है कई बार, अच्छे से याद रखें। O3 बनता कैसे, ऑक्सीजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर O3 का निर्माण करता है। अब ऑक्सीजन का 1 अणु कैसे आया दोस्तों, जो ऑक्सीजन होती है O2, तो यहाँ पर समताप मंडल में क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ऑक्सीजन का जो O2 है, उसके साथ मिलकर क्या करता है, ये वाला O3 बना लेता है। ये वाला भी दूसरे O2 के साथ मिलकर क्या बना लेता है, O3। इस टाइप से ओजोन परत का निर्माण होता है, जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनसे रक्षा करती है। अगला जो मंडल है कौन सा है, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। लास्ट वाला आता है ताप मंडल। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 80 से 1600 किलोमीटर। और दोस्तों इसको आयन मंडल भी कहा जाता है, आयन मंडल। तो दोस्तों आप इन चारों को अच्छे से याद रखें।
आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा बूंदों का आकार कितना होता है? ऑप्शन है 0.1 से 0.2 मिलीमीटर, 0.2 से 3 मिलीमीटर, 0.5 से 4 मिलीमीटर, 1 से 2 मिलीमीटर। तो दोस्तों जो वर्षा की बूंदें होती है उनका आकार 0.5 से 4 मिलीमीटर तक हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0.5 से 4 मिलीमीटर। क्वेश्चन कई बार इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि जो फव्वारा की जो बूंदे होती है, फव्वारा सिस्टम आपने देखा होगा, उसमें इस टाइप से जो बूंदे जाती है फव्वारा में, तो उन बूंदों की साइज कितनी होती है? तो दोस्तों उनकी साइज होती है 0.5 मिलीमीटर से कम। फव्वारा बूंदों की साइज होती है 0.5 मिलीमीटर से कम। और बात की जा रही है यहाँ पे वर्षा की बूंदे, तो दोस्तों 0.5 से 4 मिलीमीटर तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरब सागर से भारत में लगभग वर्षा का प्रतिशत, अरब सागर से भारत में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 20%, 40%, 60%, 80%। तो दोस्तों अरब सागर से भारत में लगभग 80% वर्षा होती है। कितनी? 80%। बात करें बंगाल की खाड़ी, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी, इससे लगभग भारत में 20% वर्षा होती है। यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 80%। और दोस्तों जो अरब सागर है, ये दोनों के दोनों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों किस मानसून के अंदर आते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में लगभग 75% जो वर्षा होती है, बरसात होती है, किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके दो भाग है, कौन कौन से? एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। तो दोस्तों अरब सागर से 80% होती है और बंगाल की खाड़ी से 20% होती है। दोस्तों इसको वृहत मानसून भी कहा जाता है, वृहत मानसून के नाम से भी जाना जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा भारत में इसी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवातीय वर्षा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को, उत्तरी पूर्वी मानसून को, पश्चिमी विक्षोभ को, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून को। और दोस्तों जो ये वर्षा होती है ये दक्षिणी राज्यों में होती है, नागालैंड वगैरह में। नागालैंड किस मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून से। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले हैं, साथ के साथ राजस्थान जीके की वीडियो भी देखते रहे, मैंने अपलोड भी कर रखी है, आप उनको देख सकते हो। और जो जेट वाले हैं, साइंस और बायो की वीडियो देखते रहे, मैंने साइंस और बायो की वीडियो भी इस पे डाल रखी है कैप्टन एग्रो चैनल पे। जय जवान जय किसान, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों आप कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।